नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। इसराइल और हमास के बीच पिछले करीब 2 साल से युद्ध हो रहा है, लेकिन इस युद्ध में असली मार पड़ रही है गजा में रहने वाले उन फलस्तीनियों पर जिनके पास इसराइल के हमलों का सामना करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश एक तरफ इसराइल से गजा में बमबारी और आम लोगों पर हमले रोकने की अपील कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर इसराइल न सिर्फ गजा में बमबारी कर रहा है बल्कि राशन की लाइनों में लगे बच्चों और अस्पतालों तक पर हमले कर रहा है। और अब इस्राएली डिफेंस फोर्सेज ने गजा स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के दफ्तरों और अस्पतालों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दावा किया है कि इस्राएली सेना ने सोमवार को गजा के दीर अल बलाह शहर में उसके कर्मचारियों के घर और मुख्य गोदाम पर हमला किया। WHO ने यह भी कहा है कि इस्राएली हवाई हमलों के कारण कई जगह आग लग गई, जिससे कर्मचारी और उनके परिवार के लोगों पर खतरा आ गया। यही नहीं, इसराइल डिफेंस फोर्सेज यानी IDF ने WHO के पुरुष कर्मचारियों से बदसलूकी की। उनके कपड़े उतरवाकर बंदूक की नोक पर उनसे पूछताछ की गई। WHO के इस आरोप पर फिलहाल इसराइल की ओर से कोई बयान नहीं आया है। हुआ ये कि सोमवार को इसराइली टैंक पहली बार दीर अल बलाह शहर के दक्षिणी और पूर्वी जिलों में घुसे थे। इससे पहले रविवार को इसराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने दीर अल बलाह में रह रहे लोगों को वहां से तुरंत निकलने का आदेश दिया था। WHO के महानिदेशक तेद्रोस अदनोम गेब्रियोसिस ने एक बयान में कहा है कि गजा पट्टी के केंद्र में स्थित दीर अल बलाह में WHO के एक कर्मचारी के घर पर सोमवार को 3 बार हमला किया गया। साथ ही इसके मुख्य गोदाम पर भी हमला किया गया है। बयान में कहा गया कि इस्राएली सेना परिसर में घुस गई, महिलाओं और बच्चों को जबरन इलाका खाली करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि वहां मौजूद पुरुष कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों को हथकड़ी लगाई गई, कपड़े उतरवाए गए, मौके पर ही पूछताछ की गई और बंदूक की नोक पर तलाशी ली गई। इसके अलावा WHO के 2 कर्मचारियों और उनके परिवार के 2 सदस्यों को हिरासत में भी लिया गया। गजा में लगातार भीषण हवाई हमले कर रही इस्राएली सेना अब जमीन पर भी आक्रामक अभियान तेज करने की तैयारी में है और इसी के चलते 2 दिन पहले इस इलाके को खाली करने की चेतावनी दी गई थी। गजा के दीर अल बलाह में कई शरणार्थी शिविर हैं जहां युद्ध के चलते गजा के लाखों लोगों ने शरण ले रखी है। अभी तक इस इलाके में IDF ने जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं की है, लेकिन अब जमीनी लड़ाई की भी शुरुआत की जा रही है। इस्राएली सेना का दावा है कि दीर अल बलाह में हमास काफी मजबूत है और उसने यहां कई इस्राएली बंधकों को रखा हुआ है। ऐसे में इस क्षेत्र में जमीनी हमला शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस्राएली सेना का अनुमान है कि इस क्षेत्र को खाली कराने के लिए उसे कम से कम 2 महीने लगेंगे। IDF का कहना है कि बम लगाकर उन इमारतों को नष्ट किया जा रहा है जिनका इस्तेमाल हमास के लड़ाके कर सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों और वहां काम कर रही संस्थाओं का कहना है कि हमास के लड़ाकों के रहने के शक में तमाम फलस्तीनी लोगों को मारा जा रहा है। इस्राएली सेना ने पिछले दिनों गजा में हमले तेज कर दिए हैं, यहां तक कि राशन वितरण केंद्रों में कतार में खड़े सैकड़ों लोगों की कई हमलों में जान जा चुकी है। गजा में हमास और इसराइल के बीच अक्टूबर 2023 से लड़ाई चल रही है। लड़ाई की शुरुआत तब हुई थी जब हमास ने दक्षिण इसराइल में हमला किया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। हमास ने 251 इसराइली नागरिकों को बंधक भी बना लिया था। 50 से ज्यादा बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है। इस हमले का बदला लेने के लिए इस्राएली आर्मी ने गजा पर हमले शुरू कर दिए थे। करीब 2 साल होने को है, लेकिन गजा में इसराइल की बमबारी जारी है। इन हमलों में गजा में अब तक करीब 60,000 फलस्तीनियों की जान जा चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, और लाखों लोगों को यहां से विस्थापित होना पड़ा है। गजा में इसराइली हमलों की वजह से गंभीर मानवीय संकट भी आ खड़ा हुआ है, क्योंकि लाखों लोग भूख से मरने की कगार पर हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से कई बार इस बारे में चिंता जताई जा चुकी है। मानवीय संकट को देखते हुए ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कई यूरोपीय देशों समेत कुल 28 देशों ने सोमवार को इसराइल से गजा में जारी युद्ध को तत्काल समाप्त करने की अपील की है। इन देशों के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना चाहिए और नागरिकों को जरूरी सहायता मुहैया कराने से नहीं रोकना चाहिए। बयान में कहा गया है कि गजा में नागरिकों की पीड़ा अब असहनीय स्तर तक पहुंच चुकी है। बयान में बच्चों और आम नागरिकों के लिए पानी, भोजन और दूसरी बुनियादी जरूरतों की धीमी आपूर्ति की निंदा की गई है। हालांकि अमेरिका और जर्मनी ने इस बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसराइल और हमास के बीच पिछले करीब 2 साल से चल रही जंग का अखाड़ा मिडिल ईस्ट की गजा पट्टी बनी हुई है। पूरी गजा पट्टी इसराइली हमलों की वजह से समतल हो चुकी है, जबकि एक वक्त यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हुआ करती थीं।
ये सभी इमारतें अब जमींदोज हो चुकी हैं। गजा की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मिडिल ईस्ट में ये भूमध्य सागर के किनारे प्राचीन व्यापारिक और समुद्री मार्गों पर स्थित एक तटीय पट्टी है। ये एक तरफ इसराइल और दूसरी तरफ मिस्र से घिरा हुआ है। गजा पट्टी का ये इलाका 1917 तक ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद यहाँ ब्रिटिश राज कायम हुआ जो 1948 तक चला। ब्रिटेन ने मध्य पूर्व के एक बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, जिसमें फलस्तीन भी शामिल था। 1940 के दशक में यहाँ ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। इसके बाद यहूदियों और अरबों के बीच जंग शुरू हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि मई 1948 में इसराइल का जन्म हुआ। जंग के दौरान हजारों फलस्तीनियों ने जान बचाने के लिए गजा में शरण ली। मिस्र की सेना ने युद्ध के समय गजा पट्टी पर कंट्रोल कर लिया। उसका कंट्रोल काफी लंबे समय तक रहा और यहाँ आबादी भी बढ़ती चली गई। 1948 के बाद से ही ये मिस्र और इसराइल के कंट्रोल में रहा है। यहाँ 20 लाख से ज्यादा फलस्तीनी रहते हैं, लेकिन इस समय बड़ी संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं। 1948 में इसराइल की स्थापना के वक्त हुई जंग में इसराइल ने अरब राज्यों के गठबंधन को हरा दिया। इसके बाद मिस्र की सेना के पास इसराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच स्थित एक छोटी सी जमीन का नियंत्रण रह गया था। इसी जमीन को गजा पट्टी कहा गया। मिस्र का यहाँ पर 1967 तक शासन रहा और इस दौरान यहाँ रहने वाले फलस्तीनी उसके नागरिक नहीं माने गए, यानी वे किसी देश के नागरिक नहीं थे। इसराइल और मिस्र के बीच 1960 के दशक में जंग हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1967 में इसराइल ने गजा पट्टी को अपने कब्जे में ले लिया। यही नहीं, इसराइल ने वेस्ट बैंक और यरूशलेम को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। उसने यहाँ 20 बस्तियों यानी सेटलमेंट्स भी बनाए। इसी समय मिस्र के साथ एक शांति समझौता हुआ, लेकिन जल्द ही गजा में इसराइल के खिलाफ विरोध की आवाज़ें उठने लगी। 1990 के दशक में इसराइली और फलस्तीनी नेताओं के बीच शांति समझौते पर बातचीत शुरू होने लगी। इसराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री इज़ाक रॉबिन और फलस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता यासर अराफात के बीच कई समझौते हुए, जिसे ओस्लो समझौता कहा जाता है। 1993 में हुए इस समझौते के बाद गजा का कंट्रोल फलस्तीनी अथॉरिटी को सौंप दिया गया। उसके बाद गजा में धीरे धीरे शांति लौटने लगी, लेकिन चरमपंथी संगठन हमास को यह समझौता पसंद नहीं था और उसने इसराइल में जगह जगह आत्मघाती हमले शुरू किए। 1993 से लेकर 2005 तक गजा का कंट्रोल फलस्तीनी अथॉरिटी के पास रहा, लेकिन समय समय पर सैन्य कार्रवाई के लिए इसराइल अपने सैनिकों को यहां भेजता रहा। लेकिन 2005 के बाद वो पूरी तरह से यहां से बाहर हट गया। इसराइल के गजा से लौटने के कुछ ही महीनों बाद फलस्तीन में चुनाव हुए। हमास ने संसदीय चुनाव में फतेह पार्टी पर जीत हासिल की, जो लंबे समय से एक प्रभावशाली राजनीतिक दल रहा था। उसके बाद महीनों तक चली अंदरूनी लड़ाई के बाद हमास ने फतेह के नेतृत्व वाले फलस्तीनी अथॉरिटी से गजा पर जबरन अधिकार हासिल कर लिया। नतीजा ये हुआ कि इसराइल और मिस्र ने गजा पट्टी को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया। लोगों और सामान का आना जाना सीमित कर दिया गया। 2005 से ही यहां हमास का कंट्रोल रहा है, लेकिन अक्टूबर 2023 में इसराइल पर हमले के बाद हालात बदलने लगे हैं।